या फिर जब वो फ्रेश रिक्रूटमेंट में अप्लाई करे। तो पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करेंगे। ओके। जब क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होता है, जैसे कि जेवी सिंह के मैटर में भी सिर्फ उत्तराखंड पार्टी था और तो कोई राज्य पार्टी नहीं था, बट आज कौन सफर कर रहा है? क्या सिर्फ उत्तराखंड सफर कर रहा है? ऐसे ही अगर ट्रांसफर पिटीशन में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होता है तो उसका जो बेनिफिट है वो ऑल ओवर इंडिया मिलेगा। बट हाँ, ये जरूर है कि ट्रांसफर पिटीशन में भी जितने लोग पार्टी बनेंगे, यानी कि जितने स्टेट्स पार्टी बनेंगे, उतना कहीं ना कहीं कोर्ट का जो व्यू है वो सबको केटर करते हुए आगे बढ़ेगा। जब जिस केस में, यानी कि चाहे दिनेश शर्मा वाला केस भी हो, उसमें भी कोर्ट ने बोला था कि जो हमारे पास पार्टी आके बनना चाहते हैं बने। जब हमारे 12 लाख मित्र एनआईओ के पूरे कंट्री में अलग अलग स्टेट के हैं, तो मैं ये प्रश्न पूछता हूं अपने आप से कि अगर कुछ मित्र आगे बढ़ के लड़ रहे हैं तो बाकी लोग पीछे क्यों बैठे हुए? क्या हमारा सिर्फ इतना ही कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि हम यूट्यूब या वीडियो या न्यूज पे देख के अपनी चीजें बढ़ते रहे? हमारा कर्तव्य नहीं बढ़ता आगे बढ़कर लड़ने का। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि डिसीजन बेशक से सब पे अप्लाई करें, बट अगर अलग अलग स्टेट्स के लोग सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर पिटीशन को और स्ट्रेंथन करेगा। इस असेंबली के माध्यम से नहीं, बट या ट्रांसफर पिटीशन में एक इम्प्लीटमेंट फाइल करें, या फिर आपके हाईकोर्ट में कोई केस इस तरह का इसी इश्यू पे कि क्या एनआईओ डीएलएड को फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, इस चीज पे अगर कोई पेंडिंग है तो उसको हम हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करें, चाहे वो सिंगल बेंच में हो चाहे वो डिवीजन बेंच, बिकॉज इश्यू सेम है। और हाँ, मैंने एक चीज और बताई थी शुरू में कि ये ट्रांसफर पिटीशन का जितना भी पीछे पहले बोला गया, मैं उस चीज पे नहीं जाता, लेकिन रिजल्ट अपने आप बोलता है, और रिजल्ट की बात पे चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये ट्रांसफर पिटीशन एक तरह से इंटेलिजेंट वे है डिसीजन एक बार फाइनलिटी में लेने का। आप स्टेट में एक लेवल पे, हाई कोर्ट में एक लेवल पे लड़े, दूसरे लेवल पे लड़े, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को आपको आना पड़ेगा। और जब तक जयवीर सिंह की जजमेंट एक्टिव है तब तक कोई भी हाई कोर्ट जयवीर सिंह की जजमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों के अगेंस्ट, जुडिशियल डिसिप्लिन के अगेंस्ट जा रहा है कोई भी हाई कोर्ट अगर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सेम फैक्ट्स पे, सेम इशू पे फॉलो नहीं। ऐसा मेरा व्यू है। तो जब आपको पता है कि अगर आप हाई कोर्ट में लड़के डिसीजन अगेंस्ट ही आएगा तो क्यों ना आप उसको अपने इशू को डिस्टिंग्विश करें और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में रखें कि देखिए इन कारणवश हमारे इशू को या हमारे गोल्स को फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए कंसिडर करना चाहिए। बिकॉज क्यों? क्योंकि हम सब इन सर्विस थे जब हमने लिया, हम जैसे कोई ऐसा नहीं है कि इन सर्विस ना हो। तो बाकी जो हमें तथ्य लिए हैं वो अभी कोर्ट के अंदर कंसिडरेशन पे, तो हम डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे कि हमने क्या तथ्य लिए हैं, बट ये जरूर है अप्लाई सब पे करेगा, बेनिफिट सबको मिलेगा। एट द सेम टाइम जितने कम स्टेट जुड़ेंगे उतना केस वीक रहेगा, जितने ज्यादा स्टेट जुड़ेंगे उतना केस स्ट्रांग होगा। ओके सर, अभी स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी हम लोग वो ले लेते हैं। इनका क्वेश्चन वन है वैकेंसी को लेकर के है कि आगे जो है बहुत सारी वैकेंसी हमें देखने को मिलने वाली है, और मैं ये भी बोलूंगी कि कुछ ऐसे, मैं नाम किसी का भी नहीं मेंशन करूंगी इसमें, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बार बार बोल रहे हैं कि एनआईए डीएलएड तक कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई पॉइंट्स नहीं बचा है और बस ये इसी तरह से मामला चलेगा और चलता जाएगा। तो हमने अपने तरफ से ये बात बता दी है कि रिव्यू में आप लोग को ओपन कोर्ट में आ जाना ये छोटी बात हो ही नहीं सकती। इसका एग्जाम्पल आपके पास डीएलएड और बीएड का है, लेकिन आप भी सर ये थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट कर दीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप लोगों की उम्मीद तो बंदी है, बाकी कुछ बच्चों की बंदी हुई है, हमारी पूरी तरीके से है कि हाँ इसमें कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन जो
हल्का सा डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अभी होने वाली है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैम इसी में हम एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी है कि रिव्यू पिटीशन में जब ओरल हियरिंग के लिए अलाउ किया गया था, उसके बाद एक डेट मिला था, जो कि डेट उसके बाद से नहीं शो होता है, और अभी भी कमेंट में मैक्सिमम कमेंट यही है कि रिव्यू का डेट कब लगेगा, सर इसे भी क्लैरिफाई कर दिए। और रिव्यू में सर अलाउ होने के बाद रिव्यू का क्या प्रोसेस रहा, उस पर सर थोड़ा डीपली ब्रीफ कर दीजिए सर। जी देखिए, जब से जयवीर सिंह का जजमेंट आया है, सभी लोगों के पास उसी दिन से दो ऑप्शन है कि या तो जो आपने 2 साल कोर्स किया है NIOS के थ्रू DLED का पैसा भरा है, उसको भूल जाइए और अपनी जिंदगी को नई तरह से शुरू करिए, ये और कोर्स आके करिए और उसमें जुड़िए। एक तो ये ऑप्शन है। क्या करके बेसिकली बात रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमने सही किया, हमने सरकार की बात मानी, हमने पैसा लिया, बट ठीक है, कोर्ट में नहीं समझा तो नहीं समझा। कुछ इस तरह के लोग कर सकते हैं, और अब कुछ इस तरह के लोग हैं जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि देखिए हमने जो किया, हमने किसी की एश्योरेंस पे किया, हमने अपना हार्ड अर्न उनको पैसा दिया, और हमने जब कोर्स किया तो हमें ये नहीं बताया गया कि रेगुलर कोर्स और हमारा कोर्स को किसी भी वजह से अलग माना जाए। और ऐसा कोई प्राइवेट कोर्स नहीं है कि किसी सरकार ने शुरू कर दिया और हमने ज्वाइन कर लिया, ये अल्टीमेटली NCT अप्रूव्ड कोर्स है। तो चाहे आपको जीत मिले या ना मिले, लेकिन क्या आप अपने केस को आखिरी पड़ाव तक लेकर गए या नहीं? यानी कि हमारे हिंदू समाज में ये माना जाता है कि मोक्ष तभी मिलेगा जब आपकी अर्थी जो है वो फाइनली हरिद्वार तक पहुंचे। आपको लगे कि सिर्फ शमशान घाट तक पहुंच के हमारी जर्नी खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। हिंदू समाज में तो माना जाता है कि शमशान घाट के बाद हरिद्वार गंगा मैया तक भी पहुंचना जरूरी है। इसी तरीके से एक SLP के स्टेज के बाद रिव्यू पिटीशन का, ड्यूरेटिव पिटीशन का अवधान को आप कितना स्ट्रेटेजाइज करके आगे ले जा सकते हैं, कितना सोच समझ के ले जा सकते हैं, कितना बारीकी से ले जा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास दिवेश शर्मा का है। दिवेश शर्मा का MAs भी आज तक डिसमिस हुई है, रिव्यू पिटीशंस भी डिसमिस हुई है। एक MA को छोड़ के जो स्टेट ऑफ MP ने फाइल किया था। तो आप और उनमें से आज की डेट में इतना फर्क है कि आप अपना एक एक कदम फूक के ले रहे हैं। आपने जब रिव्यू लगाना था तो भी आपने उस पर सोचा समझा, पैसा खर्च किया तो आपको उपलब्धि मिली। आप जो बाकी स्टेप ले रहे हैं, आपकी टीम वो भी एक एक स्टेप सोच के ले रही है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ पे जो हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं SLP के स्टेज के बाद, जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब एक प्लानिंग के साथ हो रही है। रिजल्ट कुछ भी हो उसकी ना मैं गारंटी ले सकता हूँ, ना आपकी टीम गारंटी ले सकती है, ना सोनी जी गारंटी ले सकती है, ना कोर्ट गारंटी ले सकता है। हमारा अधिवक्ता का काम है कि इसको अच्छे से पुट कर। बट हाँ, जो हमने स्टेप लिया है, चाहे वो ट्रांसफर पिटीशन में नोटिस इशू कराने का हो, चाहे रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट हियरिंग में लाने का हो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ऐसा आप किसी भी सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अच्छे अधिवक्ता से पूछिए कि क्या ये आम बात है या ये विचित्र बात है। अच्छा, आपको पूछना ना हो तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि जिस जजेस ने रिव्यू पिटीशन की ओपन कोर्ट हियरिंग अलाउ करी, वो जब से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उनकी आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए कि उन्होंने कितने रिव्यू पिटीशन के ओपन कोर्ट हियरिंग को अलाउ किया हो, कितने। आपको अगर 5%, 5 की जगह में ज्यादा बोल रहा हूं, अगर 2% भी, यानी कि अगर एक जज के पास गए 100 केसेस, उन्होंने 2 केसेस में भी ऐसा किया हो
तो आपको इस स्टेप का महत्व समझ आ जाएगा कि एक ओपन कोर्ट रिव्यू पिटीशन में इस बेंच के थ्रू अलाउ कराना आम बात है, विचित्र बात है, या बहुत ज्यादा विचित्र बात। जब आप ये फैक्ट्स एंड फिगर अपने सामने निकाल के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपको लगता है कि कोई अधिवक्ता सही गलत ओपिनियन दे सकते, तो आप अपने आप